मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 2 राजनीति विज्ञान शक्ति। देखिए, इसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे शक्ति। शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। पावर एक वह चीज़ होती है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार के आधार पर दूसरे के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसा पावर हो कि वह उसके व्यवहार के द्वारा हम उससे प्रभावित होकर और अपने कार्य को नियमित रूप से कर सके। यानी कोई भी जो नियम होते हैं और नियमों को जिसका निर्णय लिया जाता है, जिसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है और उसको सभी लोगों को मानना होता है, वही क्या है? शक्ति। यानी उस व्यक्ति का जो प्रभाव है वही होती है शक्ति। जैसे एक कक्षा में एक अध्यापक होता है, ठीक है। अध्यापक जो नियम और अपनी क्लास के अंदर रखता है, उन नियमों को सभी विद्यार्थियों को मानना होता है। अगर वो नियम नहीं माने जाते हैं, नियमों का उल्लंघन किया जाता है, क्लास के अंदर अनुशासनता भंग की जाती है, तो उसको जो एक अध्यापक होता है उसके पास यह पावर होती है, यह शक्ति होती है कि उस उद्दंडी बालक को, यानी जो भी क्लास के अंतर्गत कोई भी बच्चा है जो क्लास में अनुशासनहीनता कर रहा है, अनुशासन भंग कर रहा है, तो उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाला जा सकता है। और उसको क्लास से बाहर निकालना ही वो क्या कहलाती है? उसकी शक्ति। यानी और जैसे हमारे देश का हर राज्य के अंतर्गत, यानी हमारे देश को राजनीति विज्ञान में कहते हैं राज्य, और राज्य का शासन संचालन करने के लिए हमारे द्वारा एक पीएम बनाया जाता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का कार्य है जो नियम और निर्णय होते हैं उनको सही रूप से लागू करने के लिए अपने मंत्रियों और या मंत्रिमंडल को उस नियमों को लागू करने के लिए उन मंत्रियों को कहता है। तो वो उसका कहना ही क्या है? उसकी शक्ति है। यानी उसको हमने क्या दी है? वो शक्ति। तो देखिए, शक्ति जो है एक अप्रकट रूप है जिसको कोई प्रकट नहीं किया जा सकता। यानी वह कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, यानी पर वो उसमें उस चीज़ की पावर होती है। देखिए, शक्ति की जो अवधारणा है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। यानी शक्ति जो है राजनीति विज्ञान की कर रही है मूल अवधारणा। बिना शक्ति के, बिना पावर के राजनीति चल ही नहीं सकती, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं। यानी राजनीति के आधार पर ही सभी के लिए नियम और निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकारों एवं कर्तव्य का आवंटन किया जाता है। इन सभी कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जो नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं और उन अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन किस आधार पर किया जाएगा, यह सब कार्य किसके द्वारा किया जाता है? शक्ति के द्वारा। लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है, आदि तत्वों पर एकरूपता का अभाव है। जहाँ प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, जैसे प्राचीन काल के अंतर्गत क्या होता था, यानी सैनिक शक्ति को उसको क्या माना जाता? महत्वपूर्ण माना जाता था। जबकि अभी वर्तमान में या अभी जो शासन व्यवस्था चल रही है उसमें राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना, विशेष जोर दिया जाता है। यानी हमने जो भी पावर दी है हमारे सरकार है उसको दे रखी है, और सरकार के अंतर्गत हमारे जो शासन संचालन करते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, उनको वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अभी राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। देखिए, पहले तो आप इसको अंडरलाइन करिएगा। प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी, और वहीं इस समय राजनीतिक शक्ति, यानी वर्तमान में कौन सी शक्ति महत्वपूर्ण है? राजनीतिक शक्ति। प्राचीन काल में कौन सी शक्ति थी? सैनिक शक्ति। प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। वहीं यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली को शक्ति का प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यूरोपीय चिंतन में, यानी यूनानी चिंतक जो हुए हैं, यूरोपीय चिंतक हुए हैं, उनके अंतर्गत विचारक हुए हैं, उनमें मैकियावेली जो विचारक थे उनको शक्तिवादी विचारक माना जाता है। प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। किसको माना जाता है? मैकियावेली को। और उसके बाद इंग्लैंड में
उसके बाद इंग्लैंड के अंदर टॉम्स हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 1900 देखिए टॉम हॉब्स ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी? लेवियाथन में 1651 ईस्वी में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किसने किया था, यानी उसका विवेचन किसने किया है? हॉब्स ने। कौन? अपनी पुस्तक लेवियाथन ने। हॉब्स की बुक का नाम है लेवियाथन, और लेवियाथन में 1651 के अंतर्गत हॉब्स ने राज्य और राजनीति में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। और प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। प्रथम यूरोपीय शक्तिवादी विचारक कहा जाता है मैकियावेली को। आगे आता है हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 1651 के अंतर्गत राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जोर आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विशेषता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियन ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रणेता जो है चार्ल्स मेरियन। कौन है? चार्ल्स मेरियन ने। क्वेश्चन आपका आ सकता है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन है जिसने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की है? चार्ल्स मेरियन। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। उसके बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में कैटलीन, लॉसवेल, कैप्लॉन और मॉर्गेनथाउ आदि विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैटलीन, लॉसवेल, कैप्लॉन और मॉर्गेनथाउ आदि ने शक्ति के बारे में शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैटलीन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। हमेशा यह परिभाषा आती रही है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? कैटलीन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस परिभाषा को आप याद भी कर लीजिएगा। किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है? कैटलीन ने। शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्ति के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कैटलीन की ही भांति लॉसवेल की भी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है, यानी जो शक्ति है उससे राजनीति विज्ञान का दायरा जुड़ा हुआ है। दायरा राजनीति विज्ञान का कार्य, यानी राजनीति शक्ति के आधार पर ही चलती है, यानी जिसके पास शक्ति होगी उसके पास राजनीतिक शक्ति भी उतनी ज़्यादा ही होगी, यानी वो ही देश का शासन संचालन अच्छी रूप से चला सकता है। समाज में एक प्रतिक्रिया या गतिविधि के रूप में शक्ति है कैसे क्रियाशील रहती है? लॉसवेल ने अपनी यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषता है। इसलिए लॉसवेल ने अपनी पुस्तक का नाम ही कौन, कब और क्या, कैसे प्राप्त करता है। कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है। लॉसवेल ने अपनी पुस्तक कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन, हाउ। लॉसवेल ने जो शक्ति की प्रक्रिया है, उसको शक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे करता है, कौन करता है, ये सब उसकी अपनी पुस्तक में लिख रहा है, कौन, कब, क्या और कैसे। तो आप इस पुस्तक का नाम याद रखिए, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन, हाउ। किसकी बुक है ये? लॉसवेल की। किसकी बुक है? लॉसवेल की। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, मैकाइवर की पुस्तक है द वेब्स ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है, यदि किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है, वही शक्ति है।
यानी किसी भी संबंधों से के अंतर्गत, किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता, यानी ऐसी क्षमता जिस व्यक्ति में होगी, जिसके अंतर्गत ऐसी क्षमता होगी कि वह दूसरों से कोई भी काम करवा सकता है, अपना आज्ञा पालन कराया जा सकता है, वही क्या कहलाती है? शक्ति। ऐसा किसने कहा है? मैकआइवर ने। किसने कहा है? मैकआइवर ने अपनी पुस्तक वेब्स ऑफ गवर्नमेंट। आगे ऑर्गेन्स्की ने सबके शब्दों में, देखिए ऑर्गेन्स्की के शब्दों में शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता है। यानी को शक्ति एक वह क्षमता है, वह सबल बल है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अब दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता करता है। यानी हमारी राजनीति विज्ञान के अंदर जो देश का संचालन करने वाले हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे अपने आचरण के आधार पर दूसरे के आचरण को प्रभावित करते हैं। यानी दूसरे को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के आचरण को प्रभावित करते हैं। आगे रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ऐसा किसने कहा है? रॉबर्ट बायस्टेड। हमेशा ये परिभाषा देखिए, आप सभी परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारी परिभाषा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स को लेकर। और शक्ति, रॉबर्ट बायस्टेड की परिभाषा शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति की परिभाषा यह संकेत देती है कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों के कार्यों एवं व्यवहारों एवं विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है, वही दूसरी ओर समकालीन सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है, वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। यानी कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है, वही इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। तो आज यहाँ पे हम पूरा हो गया शक्ति। आगे पढ़ेंगे शक्ति तथा बल और प्रभाव में भेद। शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। देखिए शक्ति या बल, देखिए शक्ति का जब व्यक्ति प्रयोग करता है और शक्ति का जब व्यक्ति उसका वास्तविक रूप से प्रयोग कर लेता है, वही क्या कहलाता है? उसका बल होता है। यानी वही क्या होता है? बल। सामान्यतः शक्ति और बल में समानता भी है और असमानताएं भी। देखिए शक्ति दोनों क्या होती हैं? दमनात्मक होती हैं। शक्ति सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति प्रच्छन्न बल यानी अप्रकट बल होता है। प्रच्छन्न का मतलब होता है अप्रकट, जो कि दिखाई नहीं देता है, और बल प्रकट होता है, यानी बल प्रकट शक्ति है, यानी जो दिखाई देता है वो क्या है? प्रकट। शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि लेकिन बल प्रकट तत्व होते हैं। यानी प्रच्छन्न का मतलब होता है अप्रकट, और शक्ति क्या होती है? प्रकट होती है। जैसे पुलिस वाले के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है। पुलिस वाले के पास क्या होती है? अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देता है, जो उसे दंड देता है वही उसका क्या है? प्रकट बल। यानी वो अपने बल का उसी आधार पर प्रकट शक्ति हो जाती है, और उस प्रकट शक्ति को ही क्या कहा जाता है? बल, जो कि आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तक भी हो सकता है। जब तक वह बल का प्रयोग करता है वही क्या है? उसका प्रकट बल, यानी वही क्या कहलाता है? बल। जब वो अपने आर्थिक रूप से उसका प्रयोग करता है, दंड और शारीरिक दंड देकर उसका प्रयोग करता है, तो वो बल कहला जाता है। और जब तक वो अपनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपना प्रयोग करता है तो वो उसकी शक्ति कहलाता है। अथवा शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति निहित रहती है, यानी वह अपनी शक्ति के आधार पर विद्यार्थी को बाहर निकाल सकता है। और जब वह वास्तव में ऐसा करता है, तब जब उसका वास्तव में उसका प्रयोग कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है?
उसका प्रकट बल है। वो क्या है? उसका प्रकट, यानी प्रकट शक्ति होती है। उसी प्रकट शक्ति को क्या कहा जाता है? बल। यानी कोई भी व्यक्ति के द्वारा उसके पास जो पावर होती है, अगर वो पावर का प्रयोग कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? बल। और जब तक वो उसका प्रयोग नहीं करता और अपनी शक्ति के आधार पर अपने नियम और कानून चला के रखता है, अपने निर्देशों का आवंटन करता है, तो वो क्या कहलाता है? उसकी शक्ति। इस तरह शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं और असमानताएं, यानी देखो पहले हमने पढ़ा शक्ति और बल में प्रयोग। शक्ति क्या है? प्रच्छन्न है, जबकि बल क्या है? प्रकट। या शक्ति का प्रयोग व्यक्ति कर सकता है। जब शक्ति का प्रयोग व्यक्ति करता है तो वो क्या कहलाता है? बल। और जब तक व्यक्ति शक्ति का प्रयोग ना करके और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर वह अपना उसको दूसरों के लिए सामने प्रस्तुत करता है तो वो क्या कहलाती है? उसकी शक्ति। इस तरह शक्ति जो होती है वो क्या होती है? दोनों ही उसके किसी भी मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध होती है। यानी शक्ति और बल दोनों ही मनुष्य की दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होती है, किंतु उन इच्छाओं का दमन जब का होता है और दमन करके उसमें बल प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहला जाती है? उसका जो शक्ति का बल, उस शक्ति को बल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका हो जाता है बल। इस तरह शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं और आगे पढ़ते हैं शक्ति और प्रभाव। शक्ति और सब जो प्रभाव है उसमें भी अनेक समानताएं और असमानताएं होती हैं। दोनों ही एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात भी प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, यानी जिसके पास प्रभाव होता है, यानी व्यक्ति के पास जब उसके पास पावर होती है, उस पावर को जो पावर कब आती है? जब व्यक्ति के पास उसका प्रभाव होता है। यानी किसी के पास किसी को भी कोई पद प्राप्त होता है, उसका पद का प्रयोग वह जब भी प्रयोग करने लगता है तो प्रभाव उसको क्या, उसका प्रभाव उस पर प्रभाव पड़ता है उस पद का, उस प्रभाव के आधार पर उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और तथा शक्ति को प्रभाव, यानी शक्ति को, और शक्ति जब होती है उसको कौन उत्पन्न करता है? प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। यानी शक्ति क्या होती है? दमनात्मक होती है, यानी किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं के विरुद्ध होती है। उनकी इच्छाओं का दमन करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति क्या होती है? दमनात्मक होती है, किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं के विरुद्ध उसका जो प्रयोग किया जाता है तो उससे शक्ति दमनात्मक होती है। उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, यानी कोई भी व्यक्ति जब हम घर में होते हैं, हम अपने घर के अंदर होते हैं, एक हम राज्य है वो हमारा एक क्या है? परिवार है। और परिवार के अंतर्गत हमारे जो बड़े होते हैं, घर को चलाने वाला जो मुखिया होता है, उसका क्या होता है? घर में प्रभाव बना रहता है कि इस आधार पर हमें कोई कार्य करना है, तो उस प्रभाव के आधार पर हम उनसे डरते हैं। वही क्या है? वो जो हमारे अंदर डर की जो भावनाएं होती है, हमारी इच्छाओं का दमन करने की जो भावनाएं होती है, उनकी शक्ति को उनको देखकर वही क्या कहलाता है? प्रभाव। यानी हमारे मन मस्तिष्क से हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, वो क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक। इसी आधार पर हम कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का घर में क्या होता है? प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक। हम अपने विचारों से, हमें बचपन से ऐसी मिलती है कि हमें बड़ों की आज्ञा पालन करनी है। यही आज्ञा पालन क्या है? प्रभाव है। बड़ों का आज्ञा का पालन करना ही क्या है? प्रभाव है। और शक्ति जो होती है वो प्रभाव के आधार पर ही उत्पन्न होती है। यानी कोई भी व्यक्ति जब से अपने उस प्रभाव को, यानी उसका प्रयोग कर लेता है तो वो क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। लेकिन जब प्रभाव संबंधात्मक होता है और इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। यानी हम अपने बड़ों से डरते हैं। हमारे परिवार के अंतर्गत हमारे जो घर के मुखिया होते हैं, हमारे जो हमसे बड़े होते हैं, उसका हमें प्रभाव होता है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना है। तो उन आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं तो ये हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारे संबंध विच्छेद हो जाएंगे। उस प्रभावों के आधार पर ही हम बड़ों का क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं। जबकि जो शक्ति होती है वो क्या होती है? किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकती है। अगर आपकी इच्छा है कि हमें कहीं बाहर जाना है
और हम अपने बड़ों से उसको बिना कहे बाहर निकलते हैं तो वो हमें मना करते हैं और हम उस मना होने के बाद में हम नहीं जा पाते हैं तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम अपने संबंधों को ध्यान में रख के और उस मना को सही से स्वीकार करते हैं, अपने मन से स्वीकार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रभाव कहलाता है। और जब हम उसको मन से इच्छा से स्वीकार नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं, तो वो क्या कहला जाती है? शक्ति हो जाती है। फिर उसको किसका प्रयोग हो जाता है? शक्ति का। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, यानी ये जो है वो प्रजा के विरुद्ध है, यानी जो जनता का जो शासन होता है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, उसकी क्या होती है? विरुद्ध होती है, उसके विरुद्ध होती है। जबकि प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक है, यानी शक्ति क्या है? अप्रजातांत्रिक। देखिए शक्ति और प्रभाव के अंतर आपने पढ़ा। पहला प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है, शक्ति आर्थिक और राजनीतिक आधार पर होती है, आर्थिक और राजनीतिक होती है। और जबकि शक्ति प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है, प्रभाव शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति कितनी भी अधिक हो, उससे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे, जबकि महात्मा गांधी प्रभाव का प्रयोग करते थे। यानी महात्मा गांधी का हमारे पर क्या था? प्रभाव था। हम उनके विचारों को ग्रहण करते थे, हम उनके विचारों को स्वीकार करते थे, यही क्या था? प्रभाव। और जबकि अंग्रेजों के हम अपनी इच्छाओं के विरुद्ध हमारी इच्छाओं का क्या उन्होंने दमन किया, हमारे देश के अंतर्गत अपनी शासन व्यवस्था को लागू किया, हमारे विचार थे उनका दमन किया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, तो ये क्या था? उनकी शक्ति। और जबकि जब महात्मा गांधी जी थे, वो हमारे को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे साथ उन्होंने संघर्ष किया, तो हम सब लोगों ने उनके विचारों को स्वीकार किया, वो क्या था? हमारे ऊपर प्रभाव। तो देखिए आज हमने पढ़ लिया है शक्ति की अवधारणा, उसमें विभिन्न विचारकों की परिभाषाएं पढ़ी हैं। आगे हमने पढ़ा है शक्ति, बल व प्रभाव में अंतर और समानता है। तो थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम दूसरे एपिसोड में पढ़ेंगे।